हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने 5 डायनेस्टी को जाना था, जिसमें सबसे पहला जो गुलाम वंश है उसको हमने पढ़ लिया है। और अगला जो चैप्टर है खिलजी वंश, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। खिलजी वंश जो सबसे कम शासनकाल रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, उसके अंतर्गत कौन कौन से शासक कार्य किए, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री को हम याद नहीं कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उतना ज़्यादा हम याद रख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे खिलजी वंश को। तो आइए देखते हैं क्या है और कौन कौन से शासक रहे खिलजी वंश के अंतर्गत। खिलजी वंश के अंतर्गत हम 3 शासक को महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। ये 3 खिलजी के बारे में हम महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। सबसे कम शासनकाल रहा है। अब पूरा डायनेस्टी का अपना अपना कालक्रम रहा। उस सभी कालक्रम में जो सबसे कम समय का कालक्रम रहा तो वो खिलजी वंश का ही रहा है। ठीक है, तो इस खिलजी वंश में जो सबसे पहले शासक रहे वो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी शासन करते हैं कब? 1290 से 1296 के बीच में इनका शासनकाल चलता है। और शासनकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहला हम जानेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। खिलजी वंश की स्थापना ये करते हैं गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करने के पश्चात। क्यूमर्स जो 3 साल का बच्चा था, उसे मारने के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है और अपना शासनकाल प्रारंभ करता है। और इस प्रकार खिलजी वंश की स्थापना होती है। और 1290 से लगभग 1296 तक इसका कालक्रम रहता है। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी से ही मारा जाता है। तो इसमें जो जलालुद्दीन खिलजी आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे बैठता है। और इस गद्दी पे बैठने के पश्चात जो इसका सबसे पहला युद्ध होता है वो कहाँ का होता है? कड़ा पे। मान ली यहाँ पे कड़ा है, यहीं पे कहीं कड़ा है, आप देखेंगे तो। और इसी कड़ा पे ये युद्ध करता है। यहीं पे अवध है, अवध के गवर्नर को भी ये मिला लेता है। अब इस कड़ा के जो शासक हैं मलिक छज्जू, कौन है? मलिक छज्जू, जो अवध के गवर्नर को भी मिला लेते हैं अपने में। और इस प्रकार अपना शासन काल ये चला रहे होते हैं। तभी जलालुद्दीन खिलजी इन पे युद्ध करने के लिए भेजते हैं अपने बेटे किसे? अश्क अली को। अश्क अली को। और इस प्रकार युद्ध होता है मलिक छज्जू वर्सेस अश्क अली के बीच में। कहाँ पे? बदायूं में। बदायूं बैटल में युद्ध होता है। और इस प्रकार मलिक छज्जू का पराजय होता है। इन्हें बंदी बना लिया जाता है। और फिर उसके बाद बंदी बनाने के पश्चात इन्हें भेज दिया जाता है मुल्तान। और कड़ा का जो अधिकार हो जाता है वो कहाँ हो जाता है? जलालुद्दीन खिलजी के अंतर्गत। और इस प्रकार कड़ा में युद्ध के पश्चात युद्ध होता है रणथंभौर में। यहीं पे कहीं रणथंभौर है।
रणथंभौर में जलालुद्दीन खिलजी युद्ध करने के लिए भेजते हैं और उसके पश्चात ये वापस बुला भी लेते हैं। बहुत ज़्यादा रक्तपात हो रहा था, वो देखे कि और भी ज़्यादा हो सकता है, तो बहुत ही इन्हें दयालु किस्म का व्यक्ति माना जाता था जलालुद्दीन खिलजी को। आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि बहुत ही कोमल हृदय के हुआ करते थे। बलबन जितना ही कठोर था उतने ही ज़्यादा कोमल जलालुद्दीन खिलजी थी। ये कभी भी भय और आतंक में शासन करना नहीं चाहते थे। इन्होंने बोला था कभी भी हम भय और आतंक से हम प्रजा को जीत नहीं सकते हैं। प्रजा को जीतने के लिए उन्हें आश्वासन देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। तो इस प्रकार वो अपने तरीके से अपना कार्य कर रहे थे, बहुत ही सूझबूझ के साथ प्रशासन को चला रहे थे। तो इस प्रकार रणथंभौर में वापस बुला लेते हैं और फिर उसके पश्चात भिलसा में युद्ध होता है। भिलसा में युद्ध करने के लिए भेजते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा जाता है, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जीतते हैं और यहीं पे उन्हें पता चलता है कि दक्कन में खूब ढेर सारा माल है, बहुत ढेर सारा सोना है। तो उन्हें जब पता चलता है कि वहाँ जा कर के हम लूट कर सकते हैं, तो इस प्रकार वो दक्कन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देवगिरी में 1296 में युद्ध करते हैं, जहाँ के शासक रहते हैं रामचंद्र देव। और यहाँ पे युद्ध करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और इसके पश्चात उनकी जीत भी होती है और यहाँ पे काफ़ी लूटपाट मचाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है उस समय का 1296 में, और जीतने के पश्चात यहाँ पे लूटपाट मचाते हैं, बहुत ढेर सारा सोना वो लेकर के भी जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। कहाँ? कड़ा। इसी कड़ा में, कड़ा मानिकपुर के वो इक्तेदार हुआ करते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और वो वापस कड़ा लौट जाते हैं और जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है कि वो ढेर सारा लूटपाट का जो धन है वो अपने पास ही रखा हुआ है, क्योंकि उस समय का एक रूल हुआ करता था कि अगर आप कहीं पे युद्ध करने के पश्चात अगर लूटपाट मचाते हैं तो वो लूट किया हुआ जो धन है वो कुछ धन आपको राजा को भेजना होगा। जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं, जो राजा हैं, उन्हें आपको भेजना होगा। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी बहुत फटकार लगाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि आपने नहीं भेजा है। तो इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए, हमसे वार्तालाप कीजिए और अपना धन लेके जाइए। तो जब वो आते हैं इनसे मिलने के लिए 1296 में, और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी धोखे से इनकी हत्या कर देता है और जलालुद्दीन खिलजी मारे जाते हैं। अब समझिए, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की बात जैसे ही पता चलती है दिल्ली में, तो दिल्ली में जो उनकी पत्नी हुआ करती थी मल्लिका जहां उनकी पत्नी हुआ करती थी, वो उनको जैसे ही पता चलता है वो दिल्ली पे अपने बेटे रुकनुद्दीन या कादिर खां इन्हें बोला जाता है, उन्हें वो गद्दी पे बिठा देते हैं। अपने बेटे को बिठाने के पश्चात, इनके दो बेटे होते हैं, एक रुकनुद्दीन और एक अरकान खां। वो अपने बेटों को बिठाने के पश्चात जब अलाउद्दीन को पता चलता है कि गद्दी पे किसी और को बिठा दिया गया है, तो इसी प्रकार वो भाले पे अपने चाचा का सर लेकर के वो
दौड़ता हुआ घोड़े से पहुंचता है, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। और इन्हें जब पता चलता है, वो दृश्य जब इन्हें बताया जाता है कि इस प्रकार से अलाउद्दीन आ रहा है, तो ये भाग जाते हैं, अपने जगह को छोड़ करके वे मुल्तान भाग जाते हैं अपने बेटों को लेकर के, और वहाँ पे ये बसते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठता है, तो उसे उस समय भी खतरा होता है इन लोगों के लिए, और इन लोगों पे बाद में जाके अटैक करता है और रुकनुद्दीन और अरकान खां को अंधा बना देता है और मल्लिका जहां को कैद कर लेता है। और इस प्रकार इनका कहानी खत्म होता है और इन चैप्टर शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत होती है 1296 में। तो इस प्रकार हम देखेंगे, आपके लिए जो पीपीटी हमने तैयार कर रखी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस प्रकार से फाउंडर होते हैं खिलजी डायनेस्टी का। तो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, जिसमें राजधानी होता है किलोरवरी, जो कैकुबाद द्वारा निर्मित हुआ है। 2000 में मंगोलों ने इस्लाम स्वीकारा। अब देखेंगे कि 1996 में 1992 के करीब में युद्ध होता है मंगोलों के साथ भी जलालुद्दीन खिलजी का, जिसमें अलाउद्दीन को ही भेजा जाता है। अब इसमें मंगोलों की बहुत ही बुरी तरीके से पराजय होती है, और कुछ मंगोल जो होते हैं वो इंडिया में शरण लेते हैं, जो भारत में शरण लेते हैं, वो इस्लाम धर्म को स्वीकारने के पश्चात इसे नए मुसलमान के तौर पे जाना जाता है। मंगोलों को नए मुसलमान के तौर पे जाना जाता है। और ये भारत में कुछ मंगोल जो हैं वो बसते हैं, और इस प्रकार मंगोल का भी लगभग बीच बीच में अटैक हुआ ही करता है। दीवाने वकूफ़ का गठन ये करते हैं व्यय विभाग का, क्योंकि बहुत ही प्रजा के बारे में सोचने वाले ये आदमी होते हैं। व्यय विभाग का गठन करते हैं। 1296 में भतीजे व दामाद जो हुआ करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो कड़ा मानिकपुर में हत्या कर देते हैं। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। जैसा कि हमने बताया आपको स्टोरी, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है कब? 1296 में। देवगिरी में जब लूटपाट मचाते हैं, उसी क्रम में उनको बुलाया जाता है, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठते हैं, जिसे अली गुरसाप बोला जाता है। अली गुरसाप जो कड़ा मानिकपुर के इक्तेदार हुआ करते थे जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और वही बाद में बनते हैं दिल्ली सल्तनत के अगले शासक अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में दिल्ली के सुल्तान होते हैं। इनकी उपाधियां जो हैं कुछ कुछ हम देखेंगे। सिकंदर सानी, यामिनी उल खिलाफत नासिरी, अमीर उल मोमिनीन इन्हें बोला जाता है। शासनकाल के दौरान ये कुछ सुधार भी करते हैं, आर्थिक व सैनिक सुधार करने का प्रयास करते हैं। देवीय राजत्व का जो एक शासन है, ये भी ये करते हैं, जो बलबन के क्रम में आप देखे थे, जिस प्रकार से कुछ क्रूरता रूप से ये अपना शासनकाल चलाते हैं, निरंकुशवाद हुआ करते हैं। तो ये अपना शासनकाल इस तरीके से चला करते हैं, अपने आप को ही सर्वस्व मानने वाले अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश तरीके से अपना शासनकाल चलाते हैं। अपने सैनिक सुधार के लिए जगह जगह पे सैनिक के लिए अलग अलग प्रकार के नीति भी चलाते हैं। अलाउद्दीन बहुत ही महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी नीति के हुआ करते हैं।
सशक्त सैन्य बल की स्थापना भी ये करते हैं। आप देखेंगे स्थायी सेना इनके पास होती है। वृहद आर्थिक सुधार का एक आधार ये शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे हुलिया व दाग प्रथा की ये शुरुआत करते हैं। हुलिया व दाग प्रथा क्या है? अब बहुत बड़ा उस समय झोल झाल हुआ करता था। अब जैसे कहीं पे इन्होंने शासन के लिए किसी भी जगह को आप किसी को दे दिए हैं, किसी को शासन करने के लिए अगर दिया गया है कि ये क्षेत्र आप चलाइए, तो इस क्षेत्र में ये सैनिकों और घोड़ों के परीक्षण के लिए जाते थे कि किस प्रकार से हमारे कितने घोड़े हैं। तो उस समय उनके लिए भी ये पैसे भेजा जाता था, उनके लिए जो रकम भेजा जाता है कि आप कार्य कीजिए और इतने सैनिक और घोड़े आप अपने पास रखें। तो उस समय क्या हुआ करता था कि राजा उन जो भी पैसों को अपने यूज में लाते थे, और घोड़े जो होते थे जब जांच पड़ताल किया जाता था, कैसे आप देखते हैं कहीं पे इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है अचानक से, तो वैसे ही जब इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता था और जब इन्हें पता चलता था कि आज इंस्पेक्शन होने वाला है, तो वैसे ही वो दूसरे ही जगह से वो घोड़े बुला लेते थे दिखाने के लिए। तो दिखाने के लिए तो इन्हें समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये भी इक़्तिदार हुआ करते थे अपने समय में, अलाउद्दीन खिलजी। तो सारी बातें इन्हें पता था कि किस प्रकार से शासन कार्य हो रहा है अलग अलग जगह पे, तो इन्हें सारी बातों की जानकारी थी। इस प्रकार जब ये शासन काल में आए तो इंस्पेक्शन के दौरान ही ये क्या करते थे कि जितने भी घोड़े होते थे उन घोड़े पे कुछ दाग लगा दिया करते थे। इस प्रकार से दाग लगाने के पश्चात ये हमेशा के लिए परमानेंट एक दाग हुआ करता था, और उस मतलब जला दिया जाता था घोड़ों को, और जलाने के पश्चात उसमें दाग में कुछ पॉइंट आउट अपना उनका रहता था कि ये हमारे घोड़े हैं, उनको कोई और नहीं ले सकता। तो इस प्रकार ये सारा जो करप्शन था उस समय, समझिए तो एक तरह से करप्शन ही बोले, तो करप्शन को बंद करने के लिए इन्होंने हुलिया व दाग प्रथा की शुरुआत करी। नगद वेतन देना इन्होंने शुरुआत करा आर्थिक सुधार के लिए। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया गया। कोतवाल किला रक्षक की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार सैन्य सुधार के लिए इन्होंने कार्य किया। अब आर्थिक सुधार के लिए इन्होंने जो कार्य किया है, तारीख़ फिरोज शाही के रूप में प्रमुख आधार साम्राज्यवादी नीति, राजस्व नीति में आप देखें तो भूमि की पैमाइश पर लगान वसूली की जाने लगी। हर चीज़ में इन्होंने राजस्व का दर इन्होंने बिठा के रखा था कि इतना, जिसके पास जितना भूमि है उस प्रकार से लगान वसूला जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने राजस्व नीति भी चलाई। प्रमुख आधार साम्राज्यवादी नीति, अधिक से अधिक राजकोष की प्राप्ति पर इन्होंने जोर डाला। राजकोष को जितना ज़्यादा भर सके ताकि हम आगे का जो युद्ध करें उसमें सैनिक बल को बढ़ा सकते हैं। जितना अधिक हमारे पास राजकोष होगा उतना ज़्यादा हम कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने राजस्व नीति के लिए कार्य किया। बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था पे कार्य किया। आधार इनका साम्राज्यवाद, कम वेतन पर बड़ी सेना, कम वेतन दे रहे थे और बड़ी सेना इकट्ठा कर रहे थे। सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। जानकारी इनके बारे में तो तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के लिए था। खजाइनल उल फुतूह अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो इनके राज दरबार में हुआ करते थे, बड़े कवि के रूप में आप जानते हैं। फुतूह सलातीन इसामी बोलते हैं। इन्हें उलुग खां के रूप में भी जाना जाता है। व्यवस्था था वस्तुओं के दाम राज्य द्वारा तय करना। जो इन्होंने बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था जो इन्होंने शुरुआत करी, सबसे बड़ा इनका जो व्यवस्था था कि जो भी वस्तुओं का मूल्य है वो राज्य के द्वारा ही नियंत्रण किया जाएगा। कैसे, किन वस्तुओं का दाम क्या होना चाहिए ये भी राजा ही तय करेगा, राज्य के द्वारा तय किया जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने व्यवस्था रख रखी थी कि
ज़्यादा से ज़्यादा हम राजकोष को बढ़ा सकें। तो माप तोल का मानकीकरण रहा व्यवस्था में। आगे हम देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमारा पूरा अलाउद्दीन खिलजी में एक सबसे बड़ा जो युद्ध आप देखते हैं, ये तो पूरा आप इसका व्यवस्था देखें, प्रशासन व्यवस्था इन्होंने कैसे चलाया। ठीक है, प्रशासन व्यवस्था में सबसे बड़ा जो इस व्यवस्था को चलाने के दौरान ही इनका जो युद्ध हुआ था, जो सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, चित्तौड़ का युद्ध। एक रणथंभौर का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद चित्तौड़ का युद्ध हुआ। राणा रत्न सिंह वगैरह जो उसमें थे, जो मारे गए, जिसमें रानी पद्मावती जिसके बारे में आपने जाना है, जो जौहर कर लेती हैं। तो इनका इस प्रकार युद्ध भी हुआ। मंगोलों का आक्रमण भी इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा रहा, और उसी दौरान ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में युद्ध अपना करते गए और युद्ध जीतते गए। तो इनके बारे में जो भी युद्ध का जो डिटेल है और आगे की जो चर्चा है वो अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि इन्होंने प्रशासन कैसे चलाया, खिलजी वंश के किस शासन ने, जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, खिलजी वंश के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी। तो मूल्य नियंत्रण नीति जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का है, जो आप समझेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों का वर्णन कीजिए, साथ ही बताइए कि उनकी नीतियों का प्रभाव भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके मेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक हमने दिया रखा है आपको बताने के लिए कि कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उसको कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप डील कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको स्कोर करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से और पढ़ने से नहीं होगा, आप प्रैक्टिस जितना करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किसे हटाना है किसे रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको समझते चलेंगे कि कैसे। क्योंकि बहुत सारा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव पॉइंट देखेंगे तो आपको याद आता रहेगा। आप वही चीज़ों को, जो टेक्निक है, आप विकसित करते चलेंगे आप प्रैक्टिस के दौरान। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो चलिए, ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।